ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द पूल ड्यू टू द वाटर। तो प्रेशर इन लिक्विड का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और ऑल द थिंग्स आर गिवन टू अस, हाइट भी हमें पता है, डेंसिटी भी हमें पता है, और जी की वैल्यू भी पता है। हमने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके पास आ गया 7850, और यूनिट आपको गिवन है। अच्छा जी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। द वाटर इन द पूल इज इनिशियली एट द टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है 10। द टेम्परेचर राइजेस when this joule of energy is transmitted. So this is Q to the water. Specific heat is given. Calculate the final temperature of the water. T2 आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि चेंज इक्वल होता है VF माइनस VI के। आपने यहाँ पर सिंपल जो फॉर्मूला आपको गिवन है आपने वो रखा। डेल टी होता है, तो डेल टी की जगह आप लिख सकते हो VF माइनस VI। सही है, तो हम सिर्फ VF को नीचे लेके जाएंगे, बाकी उसको या सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। Q की जगह आपने Q की वैल्यू रख दी, मास की जगह हमने मास की वैल्यू रख दी, C की जगह हमने C की वैल्यू रख दी, और इनिशियल टेम्परेचर की जगह इनिशियल टेम्परेचर रख दिया, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। TF को यहीं रहने दे, बाकी सब चीजों को उठा के दूसरी इस साइड पे लिया है, तो ये +10 हो गया यहाँ पर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हुआ था आपने, और डिवाइड बाय दिस करवा दिया। ठीक है, तो आपने फिर 10 को इसमें एडअप करवाया, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 28.0 कर आ रहा है, तो आपने राउंड ऑफ किया तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ रहा है। इसको भी नोट कर लें। TF निकाला है हमने। ये भी आपको आ गया अच्छी तरह से, स्पेसिफिक हीट की कैसे करते हैं। लाजमी है कि हर साल स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन भी लाजमी आता है। तो नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कर लिया बेटा? रियान हो गया यस। था? चले ना, पार्ट नंबर बी। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जी बताइए, की टर्म्स बताइए क्या क्या होंगे। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, 2 नंबर के अकॉर्डिंग क्या की टर्म्स होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हीट हीट एनर्जी, जो कि वो मॉलिक्यूल्स में जब मॉलिक्यूल्स गेन करेंगे एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद जो अपने सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम्म उसमें से जैसे काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो भी वो होंगे, मतलब मूव करेंगे, तो इस तरह करते करते फिर इवेपोरेट ठीक होंगे। है, अब यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, यानी काइनेटिक जी। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सराउंड, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द मॉलिक्यूल escape left the less average kinetic energy molecule. So that's why it causes the cooling effect. ठीक है, leaving behind the less energetic molecule causing the cooling effect. This is very important to write. Left behind less kinetic energy molecule. ठीक है, change the factors in the environment in a swimming pool can cause the increase or decrease in the amount of evaporation. State the two changes of the environmental factor that increases the amount of evaporation. कौन से दो फैक्टर है जो इंक्रीज कर देंगे इस चीज में इवेपोरेशन के रेट को? टेम्परेचर ठीक है, और एंड विंड और ब्लो। क्या मैं एरिया।
ठीक है, विंड ब्लो। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिएगा। शो अ सोलर पावर्ड चार्जर। अच्छा, चार्जर जो है वो सोलर चार्जर है आपका, कनेक्टेड टू द सेल फोन, मोबाइल फोन। The battery inside the cell phone is charged by the solar powered charger, complete to show the useful transfer of energy from the sun to the battery. आप सन से बैटरी तक की एनर्जी कन्वर्जन आपने बतानी है। तो सन में कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी और लाइट। न्यूक्लियर होती है, क्योंकि सन का फ्यूल कौन सा है? न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी यहां पर जो लाइट आ रही है सन से, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, फिर यहाँ पे लीड में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। फिर बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? यू नो के वो केमिकल एनर्जी होती केमिकल। है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी कन्वर्जन लिखना था। अच्छा, नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू चार्ज ऑन द क्लाउडी डे, व्हाई? क्योंकि वो क्लाउड्स होंगे वो जैसे ब्रेक देते होंगे वो क्लाउडी उसमें वेदर के अंदर सोलर पैनल्स प्रॉपर काम नहीं करते ना, चार्जिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं आ रही चार्जेस। होती है। सही है। सो आंसर इज सेम। Less light reaches a solar charger, thus the lesser current will be produced. तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। After use, after use, the outside surface of the cell panel is warm. When switched off, the cell phone cools down. Name and describe the three processes by which the thermal energy is transferred as the cell phone down, cool down. कौन सी एनर्जी है जो सेल फोन को कूल डाउन कर रही होगी? मैं सबसे पहले तो एयर कर सकती है, सराउंडिंग्स में जो एयर होगी। तो उसमें से विंड सेल विंड फोन में ब्लो। से रेडिएशंस निकल रही होंगी। पहली बात तो सेल फोन कूल डाउन हो रहा होगा क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकल रही होंगी। और कौन सी रेडिएशन? आई आर रेडिएशन। फिर एयर है, सराउंडेड एयर है, और एयर में कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होता है? कन्वेंशनल करंट के थ्रू। ठीक है, तो क्योंकि ये वार्म एयर है, वार्म एयर क्या करेगा? कन्वेक्शन करंट को राइज करेगा, और कन्वेक्शन करंट इसकी सराउंडिंग को कूल डाउन करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर तीसरा तरीका ये होगा कि ऑब्वियसली ये हॉटर है, तो यहाँ पे कंडक्शन हो रही होगी, और सेलफोन सॉलिड है, तो सॉलिड में कंडक्शन कैसे होती है? कंडक्शन के। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एटम टू एटम बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो आपने तीनों प्रोसेस के नाम लिखने हैं। पहले तो रेडिएशन हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आई आर रेडिएशन। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। क्योंकि हीट एमिट हो रही है, तो ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल हैं, दे बिकम लेस डेंस एंड दे विल सिंक एंड प्रोड्यूस अ कन्वेंशनल करंट एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी। नंबर टू। नंबर थ्री में क्या होगा? ट्रांसफर एनर्जी इन सॉलिड यानी मोबाइल बाय द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन यानी कंडक्शन के थ्रू। तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखने को कह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी आता है, जिसमें वो कभी रेडिएशन के, इधर तो इन्होंने तीनों के बारे में पूछ लिया, तो यू शुड नो अबाउट द की टर्म्स। अच्छा, इट टेक्स 4.5 आवर टू चार्ज, टाइम गिवन है आपको। एंड द बैटरी विद द एवरेज करंट ऑफ दिस, तो करंट गिवन है आपको। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज, क्यों निकालना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू आई टी। करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्यू निकालना है, तो क्यू के लिए इक्वेट कर लेंगे करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम।
तो करंट की वैल्यू कितनी है? 300 मिली है ना, तो 10 एक्सपोनेंट 3 आ गया। माइनस। मल्टीप्लाई बाय आवर्स में है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। तो 360 से मल्टीप्लाई करवा दे। निकालने क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पे उन्होंने यूनिट मांगा हुआ है, सही है। तो यूनिट भी जी। दिमाग में रखना है, कभी आपको दे रहे हैं और कभी वो आपको खुद से लिखने को दे रहे हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। आपने सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, 4900 आएगा और कूलम इसका चार्ज है। करंट के टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। जी बस। अब ये वाला भी आप इसी तरह का कर चुके हो। शो द लाइट पासिस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, और आपको पता है कि ये हिट करेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पर बना के दिया हुआ इन्होंने। स्टेट द वैल्यू ऑफ द एंगल इंसिडेंट एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी पर जब ये इंसिडेंट हो रही है तो एंगल क्या है? जल्दी से देख के बताइएगा, एंगल क्या है जब पॉइंट पी पे ये हिट कर रहा है? एंगल क्या है? 90 डिग्री है। जीरो। एंगल बताइए क्या है? जीरो। जीरो है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली हिट कर रही है ना। जी। सही है। परपेंडिकुलरली हिट करती है तो कोई भी एंगल नहीं होता, एंगल होता है तो यहाँ पर होता। ये सरफेस पर परपेंडिकुलरली हिट कर रही है तो स्ट्रेट मूव कर गई। और ये रूल भी है ना कि सही। अगर वो परपेंडिकुलरली मूव करती है तो किसी भी एंगल से पास नहीं होती, बल्कि स्ट्रेट चली जाती है। सो 0 डिग्री। ड्रॉ द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट आर। तो अब जो पॉइंट आर है वहां पर आपने एंगल भी बनाना है और नॉर्मल भी बनाना है। तो आपने नॉर्मल लाइन बना दी, ठीक है, और जिस एंगल से ये हिट हो रहा है आपने वो बना दिया। सही है। State the two conditions needed so that the no light refract from the glass into the air. अच्छा, दो कंडीशन क्या है कि आपके ग्लास से वो एयर में ना जाए? क्या कंडीशंस होंगी? ग्लास से वो एयर में ना क्रिटिकल जाए, इसका मतलब है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। क्रिटिकल दो एंगल से ज्यादा हो। कंडीशन जिसमें लाइट ग्लास से एयर में ना जाए, क्या होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ठीक है, एंड और लाइट हम्म, मस्ट पास फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू रेयर। पहला तो ये कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है? डेंसर कैंसर से से रेयर में रेयर। पास होनी चाहिए। ठीक है, ये बताई भी है मैंने आपको, देखो वही आई है। Information is sent across the internet using the pulse of the visible light through the long thin glass fiber, the electrical signal through the copper wire. State the name of the one other type of electromagnetic radiation used to transmit the information in the long। अच्छा, एक तो इन्होंने विजिबल यूज की है, वरना हम ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी लाइट यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में लाइट। इंफ्रारेड यूज करते हैं हम, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में विजिबल लाइट भी यूज की जाती है, लेकिन कॉमनली इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज किया जाता है। याद रखना है, भूलना नहीं है। अब दूसरा, इन्होंने आपसे इसके एडवांटेज पूछ लिए। ग्लास फाइबर के एडवांटेज कोई भी बता दीजिए, कॉपर वायर के ऊपर एडवांटेज बता दीजिए। कॉपर। बस ये एक तो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। लॉन्गर ट्रांसमिशन, ट्यूब। ठीक है। नॉइज कम होती है, क्रॉस टॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। सही है। तो दीज आर लाइट वेटेड होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास दूसरा जो दिया हुआ है, स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। An initially uncharged rubber balloon is wrapped with a woolen cloth. The
Rubber the balloon causes the balloon to have a negative charge. अब देखो नेगेटिव चार्ज आ गया बलून के ऊपर, सही है। रबिंग द बलून कॉजेज द बलून टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। बलून के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या कह रहे हैं आपसे, बलून गेन नेगेटिव चार्ज है बलून के ऊपर, कौन सा क्या लिया होगा इसने, क्या आया होगा इसके पास, फिल इन दी ब्लैंक है। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जब भी तो नेगेटिवली चार्ज हुए है। और वुलन क्लोथ ने क्या लूज किया है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पीछे रह गए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपने फिल करने थे ना। पार्ट नंबर ए, कंप्लीट द लेबल द डायग्राम। ठीक है, ये 2 नंबर की डायग्राम थी। एक्सप्लेन व्हाई द बलून स्टे नेगेटिवली चार्ज फॉर द लॉन्ग टाइम। क्यों रहा ये नेगेटिवली चार्ज फॉर द लॉन्ग टाइम बलून। बलून काफी क्या देर क्या तक नेगेटिवली चार्ज रहा, बाय। ये इंसुलेटर है इस वजह से। जी, क्योंकि बल बलून जो है वो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते इलेक्ट्रॉन। नहीं है। ठीक है, तो ये जी कंडक्शन तो करता नहीं है, तो काफी देर तक चार्जेस इसकी सरफेस पे ही रहे और दे विल नॉट फ्लो, तो वो अपनी जगह पे ही रहे। ठीक है। जी। Rubbing the balloon causes the temperature of the air increases it to rise. Explain in terms of particles of air why the volume of the balloon increases when the temperature of the air increases. अच्छा, इसकी भी आपको की टर्म्स मैंने बताई हुई है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मॉलिक मतलब है हमें क्या पहली की टर्म लगानी है, के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। पहली की टर्म। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, कन्वेंस। तो जी पहली की टर्म क्या यूज हुई हुई है, यही हुई हुई है ना। When the temperature increase, kinetic energy of particles increase. Frequent collision then. जी सही। Molecules moving randomly do frequent collision or exerting a force on the wall of the container या wall of the balloon increase the spaces between them which increase the overall volume. ठीक जी है, so increasing the spaces between them which increases the volume of the balloon. तो ये प्रॉपर आपकी सारी की टर्म्स हैं। और इंक्रीजिंग ये लाजमी यूज करनी है, ये यहाँ पर मिसिंग है। जी सही। अब आ गए आपके एलडीआर से रिलेटेड क्वेश्चन। शो अ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग द डायग्राम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट कल बताया था मैंने आपको। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, तो इसकी की टर्म्स क्या होती हैं, क्या कैसे बिहेव करते हैं ये बताइएगा। इसकी जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस गिर जाती है और करंट बढ़ जाता है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। कम होती है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शो द लेड लेवल फिक्स विद द रेजिस्टर। अच्छा, दूसरा जो रेजिस्टर पर 240 ओहम का है, जो बोथ आर कनेक्टेड इन, किस तरह से कनेक्ट हुए हुए, सीरीज में कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, एंड टू एंड हुए हुए। देयर इज अ लैम्प नियर द सर्किट, द लाइट एंड द लैम्प इज इंसिडेंट ऑन दी। अच्छा, यहाँ पे लैम्प पड़ा हुआ है सर्किट के करीब पे, ठीक है, और उसी लैम्प की जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है एलडीआर पर। व्हेन द लैम्प इज स्विच ऑन, शो द कर्व। आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है ग्राफ एलडीआर का। अब यहाँ पे दोनों ग्राफ दिखाए हुए हैं, जब आपका लैंप ऑन था जब भी, और जब आपका लैंप ऑफ था जब भी। तो आप देख सकते हो कि जब लैंप करीब पड़ा हुआ था और लैंप में से ऑब्वियसली लाइट जा रही होगी, लाइट जा रही होगी तो फिर इसकी रेजिस्टेंस कम हुई होगी और इसका ज्यादा करंट फ्लो हुआ होगा। आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा करंट फ्लो हुआ है।
और जब वो जी। ऑफ था तो कम करंट पे हुआ है, आपको ये भी नजर आ रहा है। सही है। हम्म। अब देखते हैं कह क्या रहे हैं ये। स्टेट द ओहम्स लॉ, तो यहाँ पे तो सिंपल आपको स्टेट करना है ओहम्स लॉ। व्हाट इज ओहम्स लॉ? जल्दी से बताइएगा। ओहम्स लॉ क्या होते हैं? दो मार्क्स का क्वेश्चन है। ओहम्स लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर याद नहीं किया ना? इसमें Current applied across a voltage is directly proportional to the voltage when temperature remains constant. ठीक है। Current is directly proportional to voltage when temperature is constant. इससे आगे Ohm's law। इस, क्या कांस्टेंट होता है इसका हमारा? टेम्परेचर। ये 2 नंबर का ओम्स लॉ होता है, ये रटा होना चाहिए। सही है। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, जितने भी फॉर्मूला है, ये रट लो। सही है। अब एक दफा चैप्टर को भी रिकॉल कर रहे हो ना बेटा, साथ साथ सारे चैप्टर्स को जी मैं रिकॉल कर करें, उसकी की टर्म्स देखें, उसको याद करें, उसके फॉर्मूलास याद करें। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन shows that Ohm's law is applied। ग्राफ को देख के कैसे लग रहा है आपको कि ये Ohm's law अप्लाई हो रहा है एलडीआर पर? वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। हाँ, तो दे आर लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है, दैट इज लीनियरिटी। लीनियरिटी को शो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है। नाउ पार्ट नंबर सी, यूज द वैल्यू टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। हमें यहाँ पर अफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर को बताना है। तो यहाँ पे वो सारी की टर्म्स आ जाएंगी कि आप यही बताओगे कि अच्छा, वैल्यूज लेके आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 लिया हुआ है, 8 वोल्ट, और उसी पे करंट लिया होगा 10 एम्पेयर। आप ऊपर जाके देख लेते हैं कितना लिया था। जीरो पॉइंट लिखा मेरे को एट 10 एम्पियर। 0.8 लिया हुआ था और 0.10। हाँ जी, ठीक। कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हो आप। चाहे तो ये वाली ले लो, कोई भी दो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाली ले लें। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो बी ओवर आई होता है, तो हमने बी की जगह 4 ले लिया। और यहाँ पर आ गया है 0.05। निकाल लो कितना आ रहा है आर। ये एलडीआर की रेजिस्टेंस शो करेगा। 80। कितना आ रहा है? 80। जी। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लोगे आपके पास 80 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो ऑन योर ओन चॉइस। यहाँ पे भी देखो 80 ही आ रहा है, जबकि डिफरेंट वैल्यूज ली हुई थी। सही है। जी। तो यहाँ पर आप दो तीन वैल्यूज निकाल के दिखा दोगे कि हमारा ग्राफ की जो वैल्यू आ रही है वो 80 ही आ रही है। ठीक है। विद द लैंप स्विच ऑन द करंट इन द एलडीआर इज दिस। जब लैंप स्विच ऑफ है, सही है, तो करंट जो है ना वो इतना है। डिटरमाइन द करंट इन द फिक्स रेजिस्टर। अच्छा, एलडीआर में करंट इतना है, तो फिक्स रेजिस्टर में करंट कितना होगा? एलडीआर का करंट कितना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 0.050 एम्पेयर। ये एलडीआर का है। डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए कि अगर लैंप ऑफ है
तो एलडीआर के अंदर इतना करंट है। वो आपसे ये पूछ रहे हैं, तो इस वाले रेजिस्टर का करंट कितना होगा, इस पे करंट कितना आएगा। एलडीआर का तो करंट ये रहा, इस पे करंट कितना होगा। इस पे भी सेम आएगा करंट। क्यों सेम पॉजिटिव आएगा। से आएगा। करंट करंट फ्लो तो हो रहा है ना बस। पता नहीं। सेम क्यों आएगा ये पॉजिटिव से बताएं। ऊपर करिएगा मिस थोड़ा सा। पॉजिटिव से आ रहा है वो भी। ये क्या लिखा हुआ है। सीरीज सीरीज में है। सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, 10 दफा बताया है। रेयान चैप्टर नंबर, ये वाला चैप्टर नहीं है सही से याद। सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है, ये मैंने आपको लिखवाया है ना बहुत दफा। सीरीज में ये बेसिक नॉलेज नहीं याद होगी, याद नहीं रहेगा आपको, आपको क्वेश्चंस नहीं कर सकोगे। करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज इसके इन दोनों के अलग अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा। वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में जो करंट आ रहा होता है वो आधा इधर जाता है, आधा इधर जाता है, करंट स्प्लिट होता है। I1 इक्वल होता है I2 प्लस I3 के, स्प्लिट हो जाता है। और वोल्टेज सेम रहता है, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है। और जब ये वापस जाएगा I4 बनकर, तो हमारा जो I1 है वो इक्वल हो जाएगा I4 के। मैं अभी आपके साथ ना एक पेपर शेयर कर रही हूँ, क्लास खत्म होने के बाद। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर, मुझे वो सॉल्व करके आज ही सेंड करोगे, ठीक है। जी मिस। इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा बेटा। मैं पे करूंगा प्रैक्टिस। तो करंट इसलिए सेम रहा है क्योंकि ये सीरीज में। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालनी है ऑफ द सेल। तो यहाँ पर आपने करंट की इस वैल्यू पर ग्राफ में से एलडीआर की वैल्यू निकाली, और आपको गिवन है कि आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से वी की वैल्यू निकालिए। आई तो आपको पता है, और आर ठीक है, आई आपको पता है कि वो कितना है 0.05। और आर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी, जो रेजिस्टर था उसकी इतनी थी, तो ये आ गया 12। सही है। और वोल्टेज। एलडीआर की हमने शायद ऊपर निकाली है। रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी, 80 आ रही थी ना। तो एलडीआर में भी करंट वही रहा। फिर हमने 80 से करवा दिया, देख लो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करवाएं कितना आ रहा है इन दोनों को। अभी ऊपर निकाला ना आपने कि 80 आ रही थी एलडीआर की रेजिस्टेंस। जी मिस 40 आ रही है। कितनी आ रही है। 40। 0.1 में से 4 आ रही है। 4 4। ठीक है। तो हमें ये पता है कि सीरीज के अंदर आपका जो ईएमएफ है वो आपके जो लोड्स हैं ना उस पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ईएमएफ है मुझे वो निकालना है। तो ये V1 और ये V2, तो ये मेरा V1 और ये मेरा V2। V1 मेरे पास कितना आया 12, और मेरे पास V2 कितना आया 4।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूंगी तो मेरे पास जो ये ईएमएफ सप्लाई हुआ है वो आ जाएगा, और कितना हो गया 16। मेरा जो ईएमएफ है वो 16 वोल्ट आ रहा है। तो अगर आपको वो बेसिक चीजें नहीं पता होंगी ना, तो फिर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसका आंसर आ गया आपके पास। अब अगर आप ये गलत निकालते तो आप ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते थे। फिर दूसरी बात में मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है जब सीरीज में हो, तो V1 + V2, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज ऐड अप होकर ये वाला वोल्टेज बनता है जो बैटरी का वोल्टेज है। तो इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसको लिख लें बेटा। फिर आपके पास करंट की वैल्यू वही है, ये आर के यहाँ पे वैल्यू गिवन थी 240, और ये आपने खुद से निकाली थी ग्राफ से 80। तो आर की वैल्यू आपने खुद से निकाली, करंट आपको ऊपर गिवन है, दोनों को एड अप करवा दिया, आ गया 16। क्लियर है? जी मिस। तो प्लीज नोट कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये वही वाला क्वेश्चन आया जो आपको कंपास बनाने के लिए दिया जाता है, वो कल आप लोग करके लेकर आए थे आप, ठीक है? बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो। जी और पूरा वही मेथड लिखना भी है कि किस तरह से प्लॉटिंग करोगे, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। डिस्क्राइब हाउ टू यूज अ कंपास एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पॉइंट पी किधर है? पॉइंट पी ये रहा, ठीक है? तो आपने पॉइंट पी पर पोजीशन बतानी है। Place the compass at the P and the direction of the North Pole and the compass point in the direction of the magnetic field। बिल्कुल वही सेम बात है, आपने दोबारा लिख देनी है, सेम वही क्वेश्चन है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है। बताया था मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैग्नेट है, कॉइल के करीब लेके जा रहे हो, लगा साथ में लगा हुआ है एमीटर। आपने खुद से आंसर देना है मुझे। शो एन apparatus स्टूडेंट यूज प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिव करंट। ऑल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। द मैग्नेट इज मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द कॉइल। कभी कॉइल की तरफ मूव कर रहा है मैग्नेट, और कभी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द करंट इज प्रोड्यूस व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग। क्यों करंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या की टर्म्स है? इस, ये करंट वो हो रहा है अपना, सॉरी, दोबारा बोलो ईएमएफ बेटा। इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या? ड्यू टू कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ईएमएफ इज इंड्यूसेस। सही है? जी ड्यू टू द कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ इज इंड्यूसेस इन द कॉइल। 2 नंबर के अकॉर्डिंग पूरा आंसर है। Describe the movement of the magnet that produce a AC current of 0.50। कितनी दफा हम मूव करें कॉइल को कि मेरी फ्रीक्वेंसी ये आ जाए? आधी साइकिल। इसका मतलब है ये है पूरी साइकिल। आपसे कह रहे हैं आधी साइकिल आ जाए, 0.5 हर्ट्ज। जी, हाँ। कितने टाइम हम इसको इन एंड आउट करेंगे? 0.5 टाइम इन एंड आउट इन अ 1 सेकेंड। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट पर सेकंड होता है। तो हम कितनी दफा करेंगे? 0.5 सेकेंड इन अ 1 सेकेंड। ठीक है? तो ये जी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी आप। Describe how the center zero ammeter show the current AC rather than the direct current। एसी करंट को कैसे शो करेगा आपका जो ये एमीटर है? ये एसी करंट आ रहा है rather than the direct current।
उसका बहुत अच्छा। कैसे पता चलेगा कि एसी करंट ही जा रहे हैं? इस आपकी जो निडल है ना, वो कभी पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगी, कभी नेगेटिव साइड की तरफ जाएगी। पॉजिटिव साइड का मतलब ऊपर एक साइकिल आ गया, नेगेटिव साइड का मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव साइकिल आ गया। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो जी निडल जो है वो इस साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी। बात समझ आई? सही। जब आपका एमीटर होता है ना, उसका पॉजिटिव साइड भी बनी होती है रीडिंग्स की, और नेगेटिव साइड भी बनी होती है। अगर एसी करंट फ्लो कर रहा है ना, तो डिफ्लेक्शन दोनों तरफ जाएगी, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। लिखा हुआ भी है, ऑन द बोथ साइड ऑफ द जीरो, needle will deflect on the both side of the zero. Explain why increasing the frequency of the AC produces increases the magnitude, the size of the AC. जी बताइए, कैसे आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तेज कर दोगे, यानी अगर आप अपना मैग्नेट को तेजी से मूव करोगे, तो आपका ईएमएफ कैसे बढ़ जाएगा? ज्यादा कटिंग होने लगेगी उसकी। ज्यादा कटिंग हो मैग्नेटिक जाएगी, वेरी मतलब। गुड। तो ज्यादा कटिंग होगी तो ज्यादा ईएमएफ विल बी इंड्यूसेस। अब स्पेस फिजिक्स का हम्म, क्वेश्चन आ गया है, सही है? देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, व्हाट इज मेंट बाय जी जी। सुपरनोवा। ये सारी डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में मैंने दी हुई है। सुपरनोवा मैंने बताया था क्या होता है। जब स्टार खत्म हो जाता है तो फिर वो एक वो तो क्या ब्लास्ट सा होता होता है है जब जैसे व्हेन इट बिकम अ वेरी हैवी, सो इट विल एक्सप्लोड इन दी, एक्सप्लोजन होता है स्पेस में। ठीक है, ये रेड जॉइंट के बाद होता है। when the cycle जी। become very when the star become very heavy, so after super red giant it will explode और इट कॉज द एक्सप्लोजन, तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन दी हुई है, इसको याद कर लीजिएगा। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आई है। डिस्क्राइब हाउ द प्रोटोस्टार फॉर्म द इनसाइड अ नेबुला। प्रोटोस्टार कैसे बनता है, जल्दी जल्दी बताइए, प्रोटोस्टार की टर्म्स बताइए। बस प्रोटोस्टार उसमें ग्रेटर मास होता नेबुला है। से शुरू हो जाओ, नेबुला से। नेबुला क्या है? स्टेज है स्टार की जिसमें नेबुला में क्या मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, मूव उस पे क्या होता है, हाई ग्रेविटी। मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स ज्यादा पर ड्यू एनर्जी। टू हाई ग्रेविटी क्या exert होता है, they will start colliding with each other, so pressure will increase, temperature will increase. When both will increase, they will fuse up to form प्रोस्टार। nuclear fusion, और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टअप होता है प्रोटोस्टार में। अब यहां से देख लें, द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी विद इन द नेबुला पुल द पार्टिकल ऑफ द डस्ट गैसेस क्लोजर टुगेदर, फॉर्म अ हॉट बॉल ऑफ अ गैस। हॉट बॉल कैसे को आ गया, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हुआ। The result is a frequent collision between them, causing the temperature to increase. ये सारी की टर्म्स आ गई इसमें। और अगर ये 3 मार्क्स का होता तो आप लिखते कि पार्टिकल यानी हाइड्रोजन फ्यूज्ड अप टू फॉर्म हीलियम। Our sun is a central orbit around the black hole at the center of our galaxy. State the name of the galaxy that contain the sun. क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? की वे। मिल्की वे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लाइट। लाइट एयर, लाइट एयर की डेफिनेशन भी आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। की लाइट जो 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लाइट ईयर है। सही है, तो ये सारी डेफिनेशन जी। आती है बेटा। फिर देखो न्यूमेरिकल आया हुआ है, द टाइम टेकन फॉर द वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ आवर सन अराउंड द ब्लैक होल। अब हमारा सन ब्लैक होल के अराउंड